दादी के घर घूमने गया था। दादी और मामाओं का प्यार और साथ में ढेर सारा खाना और फल भी मिल रहे थे। बहुत ही मजे में दिन गुजर रहे थे। मेरे थे 3 मामाएं। बड़े मामा रेलवे ऑफिस में काम करते थे। बीवी बच्चों के साथ वो शहर में रहते थे। महीने में एक बार अपने घर आते थे। उन्होंने मजले मामा को उन्हीं के ऑफिस में काम करने के लिए कहा, लेकिन मजले मामा नहीं माने। बचपन से ही वो थोड़े अलग किस्म के थे, बड़े लापरवाह। उन्होंने कहा, नौकरी वोकरी मुझसे नहीं होने वाली, मैं तो कारोबार चलाऊंगा खुद का। फिर मामा जी ने मछली का कारोबार शुरू कर दिया। 5 माइल दूर से मछली खरीदकर मछली के व्यापारियों को मछली बेचने का कारोबार। मुश्किल काम था, मगर पैसे अच्छे खासे मिलते थे। छोटे मामा जी कोई काम नहीं करते थे। वो खेतों का ध्यान रखते थे और खाली वक्त में जाल से पंछी पकड़ते थे। खुद से उन्होंने पिंजरा बना लिया था, उसमें वो पंछी रखते थे। फिर एक दिन सारे पंछियों को उड़ा देते थे। बिल्कुल मनमौजी आदमी थे वो। लेकिन हमारी कहानी है मजले मामा को लेकर। सिर्फ कहानी ही नहीं कह सकते, आंखों देखी सच्ची घटना। मामा जी बहुत सवेरे साइकिल लेकर रवाना हो जाते थे। बहुत सवेरे, सूरज उगने से पहले। बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन एक पतली रेखा जैसी सड़क थी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद यूनियन बोर्ड की अच्छी और मजबूत सड़क देखने को मिलती थी। एक दिन सवेरे तेज तूफान हो रहा था, बिजली और तेज हवा के साथ। कुछ देर में बारिश भी शुरू होने वाली थी। बादल गरजने की आवाज से मैं भी जाग गया। मैंने देखा मामा जी जाने के लिए तैयार हो रहे थे। दादी ने कहा, अच्छा, आज बाहर जाना जरूरी है। मौसम की हालत ठीक नहीं है, आज तेज हवा चल रही है। तूफान सचमुच बहुत जोर का था। मामा ने हंसते हुए कहा, फिर तो बारिश के मौसम में बाहर जाना ही बंद हो जाएगा। मेरे पास छतरी है, उसी से काम चला लूंगा। मामा जी जब निकले तब बारिश शुरू हो चुकी थी। तेज हवाएं चल रही थी। आधे घंटे में तूफान ने भयंकर रूप ले लिया। अंधेरा छा गया चारों तरफ। जोर जोर से बादल गरज रहे थे और साथ में लगातार बारिश। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ टूट के गिर रहे थे। घर के छत उड़ रहे थे, मिट्टी की दीवारें गिर रही थी। दादी ने सही कहा था, मौसम की हालत वाकई खराब थी। मैं खिड़की के पास बैठ के बारिश का तांडव देख रहा था। थोड़ी देर बाद दादी आके मेरे पास बैठ गई और बोलने लगी, इस मौसम में कुत्ते बिल्लियां भी बाहर नहीं निकलती, और इतना बोलने के बाद भी लड़का रब्बाना हो गया रे। बात तो सही थी। इस मौसम में छतरी किसी काम में नहीं आने वाली थी। हवा की वजह से साइकिल चलाना भी मुश्किल है। साइकिल से उतर के पेड़ का सहारा लेना भी खतरे से खाली नहीं। अगर सर के ऊपर टहनी गिर पड़ी तो।
दादी बिना कुछ खाए पिए बिस्तर पे लेट गई। फिर मजले मामा के नाम से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अरे तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तू निकल पड़ा। तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मामा जी घर लौटे रात के 8 बजे। साइकिल नहीं थी, चल के आए थे। घुटने तक कीचड़ लगा था, कपड़े भी फटे हुए थे, छतरी का नामो निशान नहीं था। दादी ने मजले मामा को गले लगा लिया, छोड़ना ही नहीं चाहती थी और साथ में जोर जोर से रोना। आ गया तू? कहाँ था अब तक? मामा ने गुस्से से कहा, अरे छोड़ो, और ये रोना धोना पसंद नहीं है मुझे, छोड़ो, चुप, पहले ही बहुत परेशानी है यहाँ। मैंने पूछा, मामा आपका साइकिल? पेड़ के नीचे आके चकनाचूर हो गया। पेड़ के नीचे? हाँ, चौराहे पर तूफान बड़ा जोर का था, पेड़ की मोटी टहनी मुझ पे आके गिरी, साइकिल टहनी के नीचे, मैं साइड में गिरा, ये देख। मामा जी ने अपना सर दिखाया। सर के एक तरफ चोट लगी थी। उसके बाद से मामा जी कुछ बदल से गए। दिन भर सोते रहते थे, मछली का कारोबार छोड़ दिया था, रात को निकल जाते थे। कब लौटते थे किसी को नहीं पता। दादी बहुत बार बोलती थी, लेकिन मामा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर दादी के कहने पर मैं मामा के कमरे में सोने लगा। एक दिन बहुत सवेरे मामा ने मुझे जगाया। ओए ओए, उठ, अरे उठ, एक कप चाय पिला सकता है? ओए। घर के कोने में स्टोव था और ऊपर चाय बनाने का सामान। मामा सवेरे निकलने से पहले खुद ही चाय बना के पीते थे। अभी मैंने नींद में कहा, आप खुद ही बना लो ना। नहीं नहीं, मैं आग के पास नहीं जा सकता, मुझे डर लगता है। डर, ये शब्द मजले मामा के मुंह से पहली बार सुनने को मिला था। मामा जी बहुत ज्यादा हिम्मत वाले थे, लेकिन उस दुर्घटना के बाद से मामा जी बिल्कुल बदल गए थे। किसी के साथ ठीक से बात नहीं करते थे। कोई बुलाने आया तो कहते थे, कह दे कि मैं घर पे नहीं हूँ। और अजीब बात तो ये थी कि मामा के सर पे लगी हुई चोट बिल्कुल पहले जैसे ही थी। कोई भी दवाई या मरहम पट्टी से काम नहीं बना था। मैंने ही उठ के चाय तैयार किया और मैंने खुद भी एक कप पी लिया। और फिर एक रात कुछ ऐसा कांड हुआ जिससे मैं डर गया। कुछ दिन से मौसम बहुत गर्म था। पंखा हिला हिलाकर सारे थक चुके थे। नींद बिल्कुल ही उड़ चुकी थी। बस यूं ही लेटा हुआ था बिस्तर पे। नींद आई भी तो उल्लू की भद्दी आवाज से फिर से नींद टूट गई। थोड़ा डर के मारे मैं उठ बैठा। चांद की रोशनी खिड़की से घर में आ रही थी। कहीं पे जरा भी अंधेरा नहीं था, बस खूबसूरत चांद की रोशनी। मामा की तरफ नजर पड़ते ही मैं चौंक गया। मेरे दादी के घर में सब लोग कुछ खास लंबे नहीं थे,
खास करके मेरे मजले मामा सबसे कम लंबे थे। उसी मजले मामा का शरीर बहुत ज़्यादा लंबा दिख रहा था। पैर बिस्तर से बाहर की तरफ निकल रहे थे। आंखें साफ करके मैंने फिर से देखा, वही वैसे का वैसा नज़ारा था। मैं भागने जा रहा था कि तभी सब पहले जैसा हो गया। मामा जी वापस अपने साइज में लौट आए। मैंने मन ही मन कहा, ज़रूर मैंने सपना देखा होगा, वरना वरना ये मुमकिन नहीं है। किसी को ये बात कभी नहीं बताई मैंने, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगले दिन जो कारनामा हुआ उससे मैं सचमुच बहुत ज़्यादा डर गया। एक रात अचानक जाग के मैंने देखा मामा बिस्तर पे नहीं थे। सोचा शायद बाथरूम गए होंगे, अभी लौट आएंगे। लेकिन बहुत देर तक मामा नहीं लौटे। मैं उठ के बैठा। खिड़की से बाहर देखते ही डर के मारे मैं थम सा गया। मामा जी बाहर बैठे थे, खिड़की की तरफ पीठ करके। थोड़े ही दूर कुछ पेड़ों के बाद एक बड़े पेड़ में छोटे मामा ने जाल लगा के रखा था पंछियों को पकड़ने के लिए। जाल के एक तरफ एक बड़ा सा छेद था। मामा ने ध्यान नहीं दिया होगा। उसी छेद से सारे पंछी एक एक करके भाग रहे थे। मजले मामा ने बैठे हुए ही हाथ बढ़ाया, एक लंबा हाथ। मामा पेड़ से काफी दूर थे, लेकिन उनका हाथ सीधा पेड़ तक जा पहुंचा। छेद के पास जाके मामा ने उंगलियों की मदद से छेद बंद कर दिया और पंछियों का भागना बंद हो गया। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, मानो अभी बेहोश हो जाऊंगा। किसी तरह से कांपते हुए बिस्तर पे मैं कब सो गया मुझे पता नहीं चला। सुबह उठ के देखा तो मामा अपने बिस्तर में गहरी नींद में थे। अजीब इत्तेफाक था, दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी। कल रात जब मामा बाहर थे तब मैंने ध्यान दिया था, कुंडी अंदर से बंद थी। फिर मामा बाहर निकले कैसे और बंद किए हुए दरवाजे से अंदर कैसे आए? मैंने तय कर लिया, अब एक दिन भी यहाँ नहीं, कुछ न कुछ बहाना बना के यहाँ से भाग जाऊंगा। क्या यह भी सपना था? 2 दिन तक लगातार एक ही सपने। क्या ऐसा हो सकता है? दोपहर के बाद से मेरा मन बदल गया। छोटे मामा जाल से पकड़े हुए पंछियों को पिंजरे में भर रहे थे। मैं पास ही में बैठा था, देख रहा था। मजले मामा भी वहाँ पास में ही बैठे थे। बहुत किस्म के पंछी थे, अलग अलग, लेकिन उनमें से एक बड़ा पंछी था, सुंदर हरा रंग का, उसके लाल होंठ। उसे पकड़ना मुश्किल था। छोटे मामा के हाथ में उसने काट लिया। मैं वहां बैठे ये सब देख रहा था और तिरछी नजर से ये भी देख रहा था कि मजले मामा की परछाई है या नहीं, कहीं उनके पैर उल्टी तरफ तो नहीं है। लेकिन नहीं, उनकी एक लंबी परछाई जमीन पे थी और पैर भी बिल्कुल पहले जैसे ही थे। मतलब कि रात को मैंने जो देखा वो सिर्फ एक सपना ही था। हाँ,
अजीब किस्म के सपने। उल्टा सीधा सोचना बंद करना पड़ेगा। और वैसे भी घर जाके क्या फ़ायदा, यहाँ तो मज़े में हूँ, और घर जाके फिर वही पिताजी की पिटाई और ढेर सारी पढ़ाई। ओह ना बाबा ना। फिर अगले कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल शांत था। मैं समझ गया जो मैंने देखा वो बस आंखों का धोखा था। मामा जी ने मछली का कारोबार छोड़ दिया था। इससे दादी तो बहुत खुश थी, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि मामा अपना खर्चा कैसे उठाते होंगे। एक दिन उनसे पूछ ही लिया, मामा, मछली का कारोबार तो आपने छोड़ दिया, तो अब क्या होगा? मामा अपने बाल बना रहे थे। उन्होंने जवाब दिया, क्यों, तुझे क्या परेशानी हो रही है? सोच में पड़ गया। फिर मैंने आगे जाके कहा, ना परेशानी नहीं, बस आपने बड़ी बड़ी मछली लाना तो कब का। मामा जी ने मुझे बीच में ही टोक दिया। फिर कहा, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तुझे आज ही एक बड़ी मछली खिलाता हूँ। मामा निकल पड़े। फिर लौटे हाथ में एक बड़ी मछली लेकर, जिसे देखकर मैं तन रह गया। अच्छा मामा, इतने कम समय में आप इतनी बड़ी मछली कहाँ से लेके आए? मामा हंसने लगे। एक मछली वाले से मिला था, मछली लेके वो बेचने जा रहा था, मुझे पहचानता था वो, उसी से लिया है। दादी मछली देख के बेहद खुश हो गई और उसी वक्त मछली काटने बैठ गई। मैं पास में खड़ा रहा। रोज एक भूरे रंग का बिल्ला यहां खाने की तलाश में आता था। उस दिन भी वो आया। मछली के टुकड़े सामने ही पड़े थे। बिल्ली ने जैसे ही आगे आके मछली खाने के लिए अपना मुंह नीचे किया कि तभी जोर से चीखी, बहुत ही जोर से, मानो किसी ने उसका गला दबोचा हो। फिर अपना दुम उठाए दीवार पे चढ़ के वहां से चली गई। दादी ने भी ये देखा था। उन्होंने मुझे देख के कहा, अब इस बिल्ली को क्या हुआ? गले में कांटा चुभ गया क्या? इतना जोर से क्यों चीखी? लेकिन मैंने देखा था बिल्ली ने मछली को मुंह तक नहीं लगाया था। खाना तो दूर की बात है, बस खुशबू सूंघ के ही वैसे जोर से चीख पड़ी। ये पूरा मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा था। यहां तक कि जब गरम गरम मछली बना के दादी ने मुझे खाने पे बुलाया, तब खाने पे बैठ के मैं सोच रहा था, खाऊं या फिर ना खाऊं। फिर हिम्मत करके मछली का एक टुकड़ा मुंह में डालते ही दिल को सुकून मिला। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं थी। मछली का स्वाद सचमुच बहुत ही अच्छा था। बेकार में ही डर रहा था। बिल्ली चीखने की एक वजह थोड़ी ना है, कितने सारे हैं। लेकिन उस दिन के बाद से वो बिल्ली कहीं नजर नहीं आई। पता नहीं कहीं और चली गई होगी। लेकिन ये सारी बातें मैंने छोटे मामा या दादी किसी को नहीं बताई। कैसे बताता? मुझे खुद ये मामला कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद मैंने ही गलत देख लिया होगा, या फिर हो सकता है ये सब मेरे डर की वजह से हुआ एक भ्रम है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर किसी को दिखा सकूं, शायद ये भी मुमकिन नहीं है। और वैसे भी दादी को उनके बेटे के बारे में मैं ये सब कैसे बताता?
मैंने तय कर लिया कि अगर एक और बार कुछ ऐसा भयानक मुझे देखने को मिला तो यहाँ से पक्का भाग लूंगा। मजे के चक्कर में जान देना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हाँ, मगर अगले कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक था, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई। हाँ, मगर मजले मामा ने मछली का कारोबार पूरी तरह से छोड़ दिया था। वो ज्यादातर बाहर रहने लगे, कहाँ कहाँ घूमते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे। दादी बार बार पूछने पर उन्होंने कहा, कोई काम ढूंढने में लगा था, आखिर कब तक खाली बैठा रहूंगा। फिर उसके बाद ही असली दुर्घटना घटी। आधी रात को बाथरूम जाने के लिए बाहर निकल के मैंने देखा छोटे मामा एक तरफ खड़े थे, बिल्कुल लकड़ी के पुतले की तरह, एकदम शांत, बिल्कुल ना हिले दुले। मैं सामने जाते ही उन्होंने बगीचे की तरफ इशारा किया। फिर मैंने जो देखा उससे मेरा सर घूमने लगा। एक पेड़ की टहनी पे मजले मामा पैर लटकाए बैठे थे। मजले मामा मतलब सिर्फ शक्ल मजले मामा जैसी, लेकिन शरीर किसी राक्षस जैसा। उनका सर लगभग आसमान छू रहा था और पैर जमीन को। कुछ खा के वो बगीचे में फेंक रहे थे। एक टुकड़ा सामने आके गिरते ही चौंक उठा। खून से सना हुआ हड्डी का टुकड़ा। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। लग रहा था अभी बेहोश हो जाऊंगा। छोटे मामा ने मेरी हालत देखते ही मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पकड़ के घर ले आए। फिर अगले 15 दिन क्या क्या हुआ मुझे नहीं पता। भयंकर बुखार से लगभग मैं बेहोशी में था। दादी ने कहा था मेरे पापा को बुलाने के लिए, लेकिन छोटे मामा ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत बुझा के मनाया। छोटे मामा ने कहा था कि मुझे बुखार डर की वजह से आया है। हालांकि डॉक्टर साहब ने भी यही कहा था। अगर पापा को बुलाया तो उन्हें सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। हालांकि ये सब बातें पापा मानने वाले नहीं हैं। लेकिन उसके अगले दिन सुबह से दादी की पालतू बकरी नहीं मिल रही थी। हर तरफ ढूंढने के बाद बगीचे में दादी को उसका धड़ से अलग किया हुआ सर मिला और चारों तरफ फैले हुए बकरी के हड्डी और मांस के टुकड़े। लेकिन ये सब बातें कौन मानने वाला था, खासकर पड़ोसी। मजले मामा अचानक से शांत हो गए थे। घुटने में सर रखकर चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहते थे। लाख बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं देते थे। खाने पे बुलाने पर जवाब देते थे कड़े अंदाज में। भूख नहीं लगी है तो तबीयत ठीक नहीं है। दादी जो मजले मामा से इतना प्यार करती थी, छोटे मामा से सब कुछ सुनने के बाद वो भी मजले मामा के पास जाने से डरती थी। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक हुआ तक पानी सर के ऊपर उठ चुका था। कमरे बदल चुके थे। अब बिस्तर के एक तरफ दादी, एक तरफ छोटे मामा और बीच में मैं सोता था। कमरे में बत्तियां जलती थी पूरी रात। छोटे मामा कमरे के अंदर से
दो दो तालाएं लगा देते थे। हम सबको पता है भूतिया शक्ति के लिए ये तालाएं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उन दोनों से कुछ बोला नहीं। छोटे मामा और मैं वो भयानक नज़ारा देखने के बाद पहले मैंने जो भी देखा था वो सब कुछ मैंने दादी और छोटे मामा को बताया। छोटे मामा ने कहा, ये बात तुझे और पहले बता देनी चाहिए थी, फिर और पहले ही कुछ कर पाते। अब क्या करना है वो भी छोटे मामा ने बताया। बादलपुर यहाँ से थोड़ी दूर की जगह है। वहाँ का भैरव रोजा का बहुत ज्यादा नाम है। उनका नाम सुनते ही भूत प्रेत डर के मारे कांपने लगते हैं। दादी को छोटे मामा ने बड़ी मुश्किल से समझाया। सब सुनने के बाद दादी थोड़ी हिचकिचाई। कुछ भी हो, आखिर बेटा तो बेटा होता है ना। छोटे मामा ने समझाया, ठीक है, भैरव रोजा आते ही सब पता चल जाएगा। बहुत सवेरे छोटे मामा निकल पड़े। बादलपुर में अगर भैरव रोजा नहीं भी मिले तो किसी और गांव से उन्हें ढूंढ के लाना ही पड़ेगा। छोटे मामा जब निकले तब मझले मामा घर में नहीं थे। आधे घंटे बाद मझले मामा कहीं से लौट आए। हालत ऐसी थी जैसे मानो बहुत दूर से भाग के आ रहे हो। घुटनों तक कीचड़ से भरा था। पूरा शरीर पसीना पसीना हो रखा था। जल्दी में आते वक्त पैंट पैर की टहनी में लग के फट गया था। दादी बाहर बैठ के सब्जी काट रही थी और मैं उनके पास ही में बैठा था। मझले मामा हमारे सामने आए। होठों के दोनों तरफ झाग, लाल आंखों से दादी को घूरते हुए उन्होंने पूछा, सोने कहाँ पे है? सोने छोटे मामा को घर वाले बुलाते थे। मेरी धड़कनों की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। डर के मारे कहीं गिर ना जाओ। दादी ने कांपते हुए आवाज में उनसे बोला, वो जरूरी काम से बाहर गया है। मामा गुस्से में बोले, जरूरी काम से? भाई तो नहीं, दुश्मन है दुश्मन। अच्छा ठीक है। ये बोल के मझले मामा जोर कदम से घर के चारों ओर घूमने लगे। दोनों हाथ कमर के पीछे लिए सिर्फ सर हिला रहे थे और थूक रहे थे। ये सब देखने के बाद दादी डर गई, मेरा हाथ पकड़ा और घर के अंदर लेके गई और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने देखा उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उनका दर्द मैं समझ रहा था। जब तक मझले मामा घर के चारों तरफ घूम रहे थे तब तक मैं और दादी घर के एक कोने में चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद मामा जी नहीं दिखाई पड़े। दादी ने बाहर देखा लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। फिर उन्होंने मुझे खाने दिया लेकिन खुद कुछ नहीं खाया। उन्होंने बोला, छोटे मामा आने के बाद एक साथ खाएंगी। लेकिन मेरा खाने का मन नहीं था। पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ भी खाऊंगा तो उल्टी हो जाएगी।
मैंने मन ही मन सोच लिया, किसी भी तरह से यहाँ से चला जाऊंगा। यहाँ रहा तो जल्द ही डर के मारे किसी बड़ी बीमारी में पड़ूंगा। छोटे मामा लौटे दोपहर के 2:30 बजे, रिक्शा में, साथ में भैरव को लेकर। मैंने खिड़की से देखा, भैरव रोजा ने लाल कपड़े पहन रखे थे, ऊपर कोई कमीज नहीं थी, गले में थी रुद्राक्ष की मालाएं और हाथ में धागे थे उनके। गहरी लाल आंखें थी उनकी और लंबे बाल कंधे तक। भैरव उतर के आगे आ ही रहे थे, अचानक थम से गए, कुछ सूंघने लगे। फिर छोटे मामा से कहा, किसी ने जादू टोना करके रखा है। छोटे मामा जी चौंक गए। जादू टोना मतलब? मंत्र पढ़ के हमें रोकने के लिए। अगर इसके रहते तुम घर में कोई यज्ञ करते भी हो तो कोई फायदा नहीं। लेकिन किसने किया ये? जिसके लिए यहाँ आया हो उसे ने किया। लेकिन ये सारी बातें उसको कैसे पता चली होगी? छोटे मामा की बात सुन के भैरव जोर से हंस पड़े। भूतों के लिए सब कुछ जानना कोई बड़ी बात नहीं है। वो इंसानों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली और भयानक होते हैं। तो अब क्या करें? बहुत कुछ करना है। पहले इसका भाड़ा दे दो और विदा करो। छोटे मामा ने भाड़ा चुका दिया। भैरव ने अपनी थैली से एक मिट्टी का बर्तन निकाला, उसके ऊपर 4 मिर्ची और कुछ धनिया रखा। फिर रास्ते पे ही अपना चद्दर बिछा के बैठ गए और मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र पढ़ते हुए ही वो मिर्ची और बाकी चीजें घर की ओर फेंक रहे थे। पीछे कुछ आवाज होते ही मैंने घूम के देखा तो दादी भी आके खड़ी थी। उनकी आंखों में तभी भी आंसू थे। आधे घंटे बाद भैरव उठ खड़े हुए। हो गया, अब चलो घर के अंदर चलते हैं। भैरव का काम देख के गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे। भैरव के पीछे पीछे सारे गांव वाले भी हमारे घर के अंदर आ गए। घर के आंगन में ही यज्ञ का आयोजन किया गया। फिर लकड़ियां डाल के आग लगाई गई। भैरव आग के चारों तरफ घूमते हुए बीच बीच में आग में घी डालने लगे और इसी के साथ आग की चिंगारी ऊपर उठने लगी। तब तक मैं हिम्मत करके बाहर आके बैठा। दादी मेरे पास में ही थी और छोटे मामा भैरव के कामों में मदद कर रहे थे। आधे घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ बिल्कुल शांत था। सिर्फ भैरव अपनी रूखी आवाज में जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। हींग टिंग छट बोल के अद्भुत सब भाषाएं। मैं बस सोच ही रहा था कि ये सब नाटक है, तब अचानक सरसर करके आवाज आई, जैसे बहुत दूर से तूफान आ रहा हो। पश्चिम की ओर सारे पेड़ हवा में हिलने लगे। पेड़ पे बैठे कौवे हवा में उड़ रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। थोड़ी देर बाद पेड़ों के पीछे से मजले मामा जी आते दिखाई दिए।
उनकी आंखें गोल गोल घूम रही थी। मुंह में एक मुर्गी थी। वो बेचारी दर्द के मारे छटपटा रही थी। मामा जी के मुंह से खून टपक रहा था। मामा जी का वो रूप देख के मैं डर के मारे दादी के पास चला गया। दादी भी डर के मारे कांप रही थी। लेकिन मजले मामा के आते ही भैरव का रूप बिल्कुल बदल गया। वो और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अपनी मुट्ठी में से कुछ लेकर वो आग में डाल रहा था, जिससे आग की चिंगारी आसमान को छू रही थी। मजले मामा जी आगे नहीं आ पाए। पेड़ के नीचे तक आके रुक गए और वहीं खड़े होके भैरव को गंदी भाषा में गालियां देने लगे। उन्होंने आधी खाई हुई मुर्गी फेंक के मारी और वो मुर्गी आके आग में गिरी। भैरव चिल्लाए, कौन है तू? मामा और जोर से चिल्लाए, मैं दयाल बाडूचे। नहीं, तू वो हो नहीं सकता। सही से बता, कौन है तू? दयाल बाडूचे मामा का नाम था और घर वाले उन्हें कूना बुलाते थे। नहीं बोलूंगा। मजले मामा भयानक तरीके से चिल्लाए, गला फाड़ के। नहीं बोलेगा? अच्छा, देखता हूँ तू कैसे नहीं बोलता। भैरव ने पास में रखे झाड़ू को उठा लिया और मटके को जोर जोर से पीटने लगा। उसके साथ ही मजले मामा चीखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मटके की मार उनके शरीर को लग रही हो। बताता हूँ, मत मारो। मजले मामा पेड़ के नीचे ही बैठ गए। बता। भैरव ने मारना बंद किया। मेरा नाम महेंद्र डोम्स है। भैरव ने दादी से पूछा, आप जानते हैं महेंद्र डोम को? मैंने उसे कभी देखा नहीं। पिताजी के मुंह से सुना था। महेंद्र एक बैंड वाला था। वसीयत को लेकर भाइयों से झगड़ा होने पर उन्होंने डंडे मार के उसका खून किया था। मामा जी नहीं, अब से महेंद्र ही बुलाऊंगा। महेंद्र ने चुपचाप सब सुना। दादी की बात खत्म होते ही उसने कहा, बाताजी ने सही बोला है। सिबे ने मेरे सर पे डंडा मारा था। सिबे मैंने भी बदला लिया है। उस सिबे के पूरे परिवार को मार के फेंक दिया। उसके परिवार में जिंदा कोई नहीं है। तू दयाल के शरीर में कैसे आ पहुंचा? उस दिन तेज तूफान में दयाल नीम के पेड़ के नीचे से जा रहा था। वो वही मेरा ठिकाना है। और अचानक पेड़ की एक मोटी टहनी टूट के उसके सर पे आके गिरी। दयाल खत्म। साइकिल टूट के पापर। मैंने देखा, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अरे अमावस की रात में ब्राह्मण का शरीर कितने दिनों से यूं ही घूम रहा हूँ। सरसराते हुए घुस गया, सरसराते हुए। ये शरीर तुझे छोड़ना पड़ेगा। सटिया गया है क्या? मैं नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला। ऐसी बात है। फिर से मटके को पीटना शुरू।
मिट्टी में गिर के महेंद्र छटपटा रहा था। मत मार, मत मार, मत मार, मत मार, मत मार, मत मार। जाऊंगा, 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 जाऊंगा। कैसे पता चलेगा कि तू क्या है? क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे, क्या करना पड़ेगा बताओ। भैरव ने आसपास देखा। एक लोहे का टुकड़ा पास में ही पड़ा था। उसे दिखाकर भैरव ने बोला, उसे दांतों से उठाकर यहाँ से ले जा। हाँ, एक और बात। हाँ, बताओ बताओ। यहाँ से 50 मील दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, कसंदीपुर शमशान में चला जाऊंगा, जहाँ लौट के नहीं आऊंगा। नहीं आऊंगा, नहीं, चला जा, अब जा यहाँ से। लोहे का मोटा टुकड़ा जिसे उठाने के लिए कम से कम 4 लोग चाहिए, उसे महेंद्र ने आसानी से दांतों में उठा लिया। फिर से एक तूफान और वो टुकड़ा पेड़ों के बीच से होते हुए दूर कहीं जाके गायब हो गया। नजर इधर पड़ते ही देखा मजले मामा का शरीर पेड़ के नीचे पड़ा था और उस शरीर में से भयानक बदबू आ रही थी। भैरव ने कहा, इसके शरीर का बंदोबस्त अभी के अभी करो, बहुत दिन से मरा हुआ है ये। धप से एक आवाज, दादी बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ी है। ये सब सालों पुराने बातें हैं। दादी कब की मर चुकी है। कोई मामा भी जिंदा नहीं है। मामा के लड़के लड़कियां सब कहां पर हैं पता नहीं। मेरी भी उम्र कम नहीं हुई है। बहुत तेज तूफान उठने पर ये सारी घटनाएं वापस याद आती है। कभी कभी तो सोचता हूं ऐसी अजीब घटनाएं घटी भी थी या नहीं, लेकिन आंखों के सामने देखा सब कुछ झूठ नहीं होता। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? जिन्होंने अभी भी इस कहानी का पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा, वो अभी जाके देख लीजिए। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना।